फिगर्स ऑफ स्पीच आखिर होते क्या हैं? जैसे कि ज्वेलरी हमारी ब्यूटी को बढ़ाती है, ठीक वैसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। जिससे ज्वेलरी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वैसे ही फिगर्स ऑफ स्पीच के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आज हम इनमें से 10 फिगर्स ऑफ स्पीच को सीखने वाले हैं। एलिटरेशन और रिपीटेशन को हम साथ में पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे साउंड रिपीट होता है वो होता है एलिटरेशन, और जहाँ पे वर्ड रिपीट होता है वो होता है रिपीटेशन। हम इन दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटीज है। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि बिग ब्राउन बियर और आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल आई गेट सक्सीड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ बी साउंड है और यहाँ पे वर्ड रिपीट हो रहा है अगेन। सो यही है इन दोनों का डिफरेंस। जहाँ पे लेटर साउंड रिपीट होता है वो होता है लिटरेशन, और जहाँ पे वर्ड रिपीट हो वो होता है रिपीटेशन। नेक्स्ट है मेटाफर और सिमिली। हम इन दोनों को साथ में पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज होता है मेटाफर, और सिमिली आने होता है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। हम इन दोनों को अगर एग्जांपल के तौर पे समझे तो लाइक ही इज़ अ लायन, ये मेटाफर है, और ही इज़ लाइक अ लायन सिमिली है। सो दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच में उसे लायन से ही कंपेयर किया गया है। सिर्फ मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन है और सिमिली में उसे इनडायरेक्ट कंपैरिजन यानी यूजिंग लाइक और एज से उसे कंपेयर किया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ अ लायनेस और शी इज़ एज ब्रेव एज लायन, यानी कि वो एक शेरनी है और वो एक शेरनी की तरह बहादुर है। सो फिफ्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मतलब जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, जैसे कि द मून स्माइल्ड यानी कि चांद मुस्कुराया। अब मुस्कुराना ये क्वालिटीज़ तो ह्यूमन की है जो कि नॉन ह्यूमन्स थिंग को दी गई है। इसमें ये होता है जैसे कि द फ्लावर डांसेस इन द ब्रीज। अब डांस करना ये भी ह्यूमन की क्वालिटीज़ है। जितने ही ह्यूमन के क्वालिटीज़ है जो उन्हें नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे जाना यानी पर्सोनिफिकेशन होता है। सो आगे है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया यानी क्या होता है कि वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड। जो फॉर एग्जांपल द क्लॉक वेंट टिक टॉक। अब जो टिक टॉक ये वर्ड है वो साउंड को इमिटेट कर रहा है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि द बीज बज़ अराउंड द गार्डन। अब बस यानी कि बीज का एक स्पेसिफिक एक आवाज़ निकालते हैं, उसे बजिंग बोलते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ड से आपको साउंड इमिटेट हो रहा है वो होगा ओनोमेटोपिया। सो नेक्स्ट वन इज हाइपरबली यानी कि एग्जाजरेशन, यानी कि किसी भी बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, ये होता है हाइपरबली। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। पर सच में हम कभी किसी को मिलियन टाइम्स तो नहीं बताते, बस कहने का तरीका होता है कि इंटेंसिटी बढ़ानी है उसकी। जैसे कि शी रैन फास्टर देन विंड। अब हवा से भी तो कोई भाग सकता है क्या? सो इन शॉर्ट किसी भी बात की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम हाइपरबली का यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज आयरनी, मीन्स अपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड। मिसमैच ऑफन क्रिएट ह्यूमर। मतलब जब जो होना चाहिए उसके बिल्कुल अपोजिट होता है उसे आयरनी कहते हैं। जैसे कि द फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। और फायर स्टेशन का काम होता है आग बुझाना और वो ही खुद जल गया, तो इससे ह्यूमर क्रिएट होता है। वैसे ही अ टीचर फेल्स अ टेस्ट, यानी एक टीचर ही टेस्ट में फेल हो गई, ये भी एक आयरनी है। मतलब जो टीचर स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेती है, उनके टेस्ट लेती है, वो खुद टेस्ट में फेल हो गई। सो नेक्स्ट वन इज़ पैराडॉक्स। रिवील हिडन ट्रूथ डीप मीनिंग स्टेटमेंट सिम्स अपोजिट, यानी कि जब स्टेटमेंट उल्टा या इम्पॉसिबल लगे पर उसमें सच्चाई छुपी हो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। जैसे लेस इज़ मोर। शायद ये पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हो कि लेस मोर कैसे हो सकता है, बट डीप में सोचोगे तो इसमें गहरी सच्चाई छुपी है। जैसे क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी लेस इज़ मोर, या फिर जितने कम ज़रूरत है उतना ज़्यादा सुकून। और एंड इज़ द बिगिनिंग, यानी अंत अस्थि प्रारंभ। ये तो बहुत फेमस कोट है, आपने हर बार किसी के बायो में, किसी के गाड़ी के पीछे आपने ये पढ़ा ही होगा। पर इसका मतलब क्या है कि हर अंत एक नई शुरुआत की ओर लेके जाता है। सो यही था पैराडॉक्स। इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि इसमें अपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं।
So the next one is imagery. Imagery means words that create image in your mind. When you read, you can feel, see, hear, smell and taste. सो इमेजरी का मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करे, मतलब पढ़ते या सुनते ही आपको सीन दिखने लगे या फिर वो सीन आपको फील होने लगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि द कोल्ड विंड टच माय फेस, यानी कि ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ। अब ये सेंटेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में वो इमेज क्रिएट हो गई होगी, आप महसूस किया होगा कि वो ठंडी हवा अपने फेस को टच कर रही है। वैसे ही थंडर रोर अक्रॉस द स्काई, यानी गरजने की आवाज़ पूरे आसमान में गूंजी। अब ये पढ़ते ही आपके माइंड में सीन क्रिएट हुआ होगा कि काला आसमान है, बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही है और बादल गरज रहे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो।